हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। जी हाँ, यह हमारा विषय हरियाणा डीएलएड का यानी कि हरियाणा जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय है। इस विषय की आज हम इकाई 3 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले ही ऑलरेडी इकाई 1, इकाई 2 ये सब हम अपने ऑलरेडी पेड बैच में कोर्स में अपलोड कर चुके हैं। ऐप में वो पूरा दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स में देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। तो आज इस थर्ड इकाई जो कि हमारे हरियाणा डीएलएड के कोर्स का क्रैश कोर्स का भाग होने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारी थर्ड इकाई है, इसमें हम बात करेंगे अधिगम। जी हाँ, इसमें हम सीखने के ऊपर बात करेंगे कि अधिगम क्या होता है। साथ ही साथ इस पर हम और चर्चा करेंगे अधिगमकर्ता के बारे में कि भाई अधिगमकर्ता होता कौन है। ठीक है, यानी जो भी सीखता है, जो भी लर्नर होता है, जो अधिगमकर्ता होता है, उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे शिक्षण के बारे में और शिक्षा के बारे में और शिक्षा। जी हाँ, तो हम ये चीजें तीनों चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे इकाई का नाम ही है, ये जो यूनिट 3 है इसका नाम ही है अधिगम, अधिगमकर्ता और शिक्षा। तो इस तीसरी इकाई के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि इसमें जो भी सवाल जुड़े होंगे, जो टॉपिक जुड़े होंगे, वो अधिगम से संबंधित होंगे, अधिगमकर्ता से संबंधित होंगे और शिक्षा और शिक्षण से संबंधित होंगे। तो इसी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, टॉपिक्स और गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पहले जो डीएलएड की पूर्व परीक्षाओं में, जेबीटी की परीक्षाओं में, हरियाणा डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ कोई प्रश्न आता है उसका उत्तर कैसे लिखते हैं, उसमें क्या थ्योरी लिखनी होती, कौन सी बातें आपको समझ के पूरा सुन के पूरा आप देखेंगे और लिख कर आएंगे परीक्षा में, पूरे पूरे अंक मिलेंगे। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि हमने अपने चैनल पर हरियाणा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, हरियाणा डीएलएड का अलग से क्रैश कोर्स पूरा लॉन्च कर रखा है। आप भी हरियाणा डीएलएड की परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स और एक्सक्लूसिव नोट्स हर वीडियो लेक्चर के साथ पीडीएफ अलग से अटैच रहती है। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे इस कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप पे डाउनलोड कीजिए और वहां से हरियाणा डीएलएड के 2 कोर्सेस मिलेंगे, एक संपूर्ण कोर्स और एक क्रैश कोर्स। जो भी आपको खरीदना होगा उसको आप परचेस कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। चलिए मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक्स पर, उन पर बात करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक ये शुरू हो रहा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस यूनिट को। तो पहला टॉपिक जो सवाल है वो है बच्चों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गुणों को विकास करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, हम डीएलएड के कोर्स कर रहे हैं तो भाई हमको कुछ शिक्षक ही बनना है। तो शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि बच्चों के अंदर अगर आप सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि सोशल, ठीक है, सामाजिक मतलब सोशल और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, ठीक है, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, अगर इन जैसे गुणों का, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, इन गुणों का विकास अगर बच्चे के अंदर करना है तो कुछ बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी, यानी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। किन बातों को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा, कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी, चलिए बात कर लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, पहले थ्योरी लिख दीजिए कि बच्चों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गुणों का विकास करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा 2 लाइन की थ्योरी बना दो, क्वेश्चन से तो उठाना है पूरा, बना दो, उसके बाद पॉइंट्स लिखो तो अच्छा लगता है लिखने में। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, समाज में जो वातावरण हो, आदर्श हो, आइडियल हो, यानी खून खराबा, दंगा फसाद, जातिवाद, ये सब नहीं हो। एक आदर्श वातावरण तैयार करो, शांति वाला, जहां पढ़ाई लिखाई हो, आदर्श वाला, है ना, ऐसा एक समाज में आदर्श वातावरण होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों के समक्ष यानी बच्चों के सामने हमें स्नेह है, हमें उन्हें सहयोग, सहानुभूति तथा सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यानी एज ए टीचर खुद, अब कई बार मैंने देखा, अभी अखबार में खबर ही पड़ी, न्यूज में भी देखा कि 2 गवर्नमेंट स्कूल के टीचर एक दूसरे को गाली गलौज करके मारपीट कर रहे हैं। जो महिला शिक्षिका है वो प्रधानाचार्य के बाल नोच रही हैं और प्रधानाचार्य महिला शिक्षा के बाल नोच रही हैं। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं लेट आने को लेकर। अब पूरे बच्चा देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बच्चे पीट पीट के ताली हंसी उड़ा रहे हैं। मतलब देखिए, आप बच्चों को पढ़ाने आए हैं, बच्चा सबसे पहले अपने टीचर को देखता है कि हमारे सर ऐसे करते हैं, हमारी मैडम ऐसी करती हैं तो हम भी वैसा करेंगे, हम भी वैसा सीखेंगे, या ये लोग ऐसा करते हैं तो इसमें क्या गलत है, हम भी कर लेंगे ऐसा ही। तो अपने व्यवहार के साथ एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के सामने टीचर को। इसलिए हमेशा स्नेह है, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, इन सब चीजों का ही बच्चों के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरा, विद्यालयों का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। विद्यालय स्कूल में जो वातावरण या माहौल होगा वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वह बच्चों के समक्ष अच्छे संबंधों का आदर्श रखें, यानी सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कितने बढ़िया से रहते हैं, ये चीजें बच्चों के सामने रखनी ही चाहिए। और विद्यालय पाठ्यक्रम सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप हो, यानी जैसा समाज है,
जैसी संस्कृति है उसी के अनुसार विद्यालय का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस करिकुलम वैसा बनना चाहिए। यानी किताबों में जो पढ़ा रहे वो आसपास कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीजें आसपास बच्चा देखे, उसको समझे, रिलेट करे, उससे संबंधित दिखे कि अरे यार हाँ ये तो देखा हमने समाज में ऐसा ही होता है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा बनाइए जो हमारे समाज में आदर्श उदाहरण बन सके और बच्चे उससे संबंधित अपने आप को दिखा पाए। और क्या, विद्यालय में अधिक से अधिक सहगामी गतिविधि यानी ग्रुप एक्टिविटीज, एक साथ मिलकर जो काम करते हैं ना, ऐसे काम होने चाहिए। विद्यालय में अधिक से अधिक सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाए क्योंकि इनका प्रभाव पाठ्यक्रम से भी अधिक होता है। यानी अगर बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे मिलजुल कर रहो, एकता में ताकत होती है, बच्चा उतना नहीं सीखेगा। लेकिन एक साथ बच्चों को कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने दे दो, अलग अलग बच्चों को काम बांट दो, मिलजुल के काम करना सिखाओ, बच्चे बहुत बढ़िया सीख जाते हैं, है ना। और क्या, शिक्षा व्यक्ति में समालोचनात्मक शक्तियों का विकास करे जिससे समाज व संस्कृति की अच्छी बातों को ही ग्रहण कर सके। यही नहीं, वो इससे योग भी बनाए कि वह इसमें कुछ नया जोड़कर उसका विकास कर सके। यानी कि जितनी भी बातें होती हैं उसमें से छान कर अच्छी बातें ही ग्रहण करवाई जानी चाहिए। क्योंकि हर धर्म में कुछ गलत बातें मिल जाएंगी आपको, बहुत सी अच्छी बातें हैं, ऑलमोस्ट सभी धर्मों में अच्छी बातें, पर धर्मों में कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो आज के हिसाब से गलत है। शायद हो सकता है जब धर्म बने हो उस जमाने में वो बातें अच्छी रही हो, लेकिन आज के समय के हिसाब से उसको सही नहीं समझा जा सकता, या बच्चों की इतनी बुद्धि नहीं होती है कि जिस पर्सपेक्टिव या जिस मोटिव से बताया जा रहा है वो बात लिखी गई उसको कोई समझ ही ना पाए, है ना। उसको लोग अंधविश्वास समझ ले, कुछ और समझ ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को गाइड करें, जो सही बातें, सही चीजें जो सीखने लायक है वही सीखें और बाकी छोड़ दें। और बच्चे धर्म में कुछ और अच्छी बात ऐड करना चाहिए कि सर धर्म में ना ऐसा कर देना चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल बड़ा सही भाई। तो ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है लास्ट में कि भाई शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराने वाली प्रक्रिया है, ठीक, ऐसी प्रक्रिया है वो। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, अगला है बालक के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका। ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि डीएलएड की परीक्षाओं में पहले भी ये सवाल पूछ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है कि बालक के समाजीकरण में यानी बच्चे के सोशलाइजेशन में जो है शिक्षा यानी एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। पहला भाई, अब अगर आपको लिखना भी है ना, मैंने पहले बताया कि अगर ऐसे आपका टॉपिक दिया है ना सब क्वेश्चन, तो पहले एक लाइन की थ्योरी बना दो। जैसे कि बालक के समाजीकरण में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसमें से कुछ मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसा लिख दो थ्योरी अपने मन से। फिर उसके बाद पॉइंट्स लिखो। नंबर 1, शिक्षा समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। समाजीकरण में शिक्षा का बहुत अहम योगदान है। समाजीकरण में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक पॉइंट तो ऐसा बन गया ना उसका इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट नहीं होता तो पूछता ही नहीं, इंपॉर्टेंट इससे पूछ रहा है तो आप लिख दो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास का मतलब टोटल डेवलपमेंट, या इसको आप ओवरऑल डेवलपमेंट भी अंग्रेजी में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, है ना। माफ कीजिएगा। तथा बच्चे का सर्वांगीण विकास उसके समाजीकरण में बहुत सहायक होता है। जी हाँ, बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास, वो कभी हो पाएगा जब बच्चा समाजीकरण करेगा, मतलब सोशलाइजेशन होगा। जो बच्चा समाज में रहना नहीं जानता, समाज में घुलना मिलना नहीं जाता, समाज के लोगों के साथ कैसे रहते हैं ये नहीं जानता, तो बताओ मुझे कोई बच्चा पूरी तरह से विकास डेवलप उसका हुआ क्या? नहीं हुआ ना, डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। तो सर्वांगीण विकास के लिए समाजीकरण अति आवश्यक है। फिर शिक्षा छात्रों को समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान देती है। शिक्षा से समाज में कैसे रहते हैं, संस्कृति क्या होती है, कैसे उसको अपनाना चाहिए, पूरा ज्ञान बच्चे को शिक्षा से मिलता है, ठीक है। और समाज में रहने लायक बनता है, ठीक है। इसमें बच्चा समूह में रहना, इकट्ठे कार्य करना तथा समूह में सोचने का प्रशिक्षण देती है, जिससे कि बालक समाज में अपने आप को समाजित कर सके, यानी बाद में समाज में ढाल सके। भाई एक साथ मिलकर किसी काम को करते से, मोहल्ले में कोई भंडारे का आयोजन हो रहा है, मोहल्ले में किसी प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है और बच्चा मिलकर उसमें सबके साथ मिलकर काम को कर रहा है, आगे चल के बच्चा किसी कंपनी में जॉब करेगा तो ढंग से कर पाएगा ना, क्योंकि उसने दूसरों के साथ काम करना बचपन में सीख लिया था। ये भंडारे का आयोजन कराते कराते ही, किसी फंक्शन का आयोजन कराते कराते ही, स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन करना है तो बच्चों से पैसे इकट्ठा करना, सामान खरीदना और सजावट करना, ये सब बच्चे सीख जाते हैं। भाई यही बच्चों का क्या है, पहला लेसन पार्ट है। बच्चे इन्हीं सबसे सीखते हैं, किताबों से ज्यादा नहीं सीखते हैं, ज्यादातर तो इन्हीं चीजों से सीखते हैं ना। तो ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से समाजीकरण जो है, शिक्षा जो है समाजीकरण में बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण रोल, भूमिका अदा करती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, समाजीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन एक बच्चे की लाइफ में, एक बच्चे के जीवन में, ठीक है, या किसी के भी जीवन में, बच्चा ही नहीं। वैसे डीएलएड का कोर्स है तो ये बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, बट आप किसी के भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने कहा, ये थ्योरी रही, ये पॉइंट रहा, तो इसके ऊपर मतलब पहले आपको पहले थ्योरी बना लीजिए। देखो, समाजीकरण का महत्व उपयोग निम्न प्रकार से है,
यानी सामाजिकरण का महत्व निम्नलिखित दिया जा रहा है, ऐसा कुछ थ्योरी लिख दो, उसके बाद पॉइंट्स बना लो। नंबर 1, सामाजिक अवस्था को मजबूत बनाने हेतु यह एक प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का काम करता है। सामाजिकरण है क्या? समाज में रहने लायक अच्छे लोगों की तैयारी कराना, यानी अच्छे लोग बनाना। देखो समाज में क्या होगा, जो लोग रहते हैं एक दिन बूढ़े होंगे, मर भी जाएंगे, तो समाज में नए नए लोग ऐड होना जरूरी है ना। यानी बच्चा बड़ा होगा, अब वो बाप की जगह लेगा, फिर वो दादाजी की जगह लेगा, है ना। बच्ची बड़ी होगी, वो माता की जगह लेगी, ठीक है, वो दादी की जगह लेगी। यानी कहने का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी की जगह ले लेती है। तो भाई अगर मान लो आने वाली पीढ़ी जो अभी पीढ़ी है जो दूसरी की जगह लेगी, अगर वो पीढ़ी समाज में रहने लायक नहीं बनी, उसका सामाजिकरण नहीं हुआ, तो समाज तो बिखर जाएगा, समाज तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सामाजिक अवस्था जो है समाज को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है, एक प्रकार की तैयारी है वो, ठीक है। दूसरा, सामाजिकरण बालकों में ऐसे गुणों को विकसित करता है जिससे कारण वे भावी जीवन में सफल हो पाते हैं। सामाजिकरण से, सोशलाइजेशन से ऐसे गुण आते हैं बच्चे के अंदर जिससे बच्चा आने वाले, भावी मतलब आने वाले आगे के जीवन में सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है। मान लो किसी व्यक्ति का सोशलाइजेशन नहीं हुआ तो उसको समाज में रहना नहीं आता, उसको टीम वर्क नहीं आता, उसको ग्रुप में रह के सबके साथ मिलकर काम करना नहीं आता, तो बताओ ऐसा व्यक्ति कंपनी में टिक पाएगा? ऐसा व्यक्ति किसी संस्था में जॉब करेगा तो क्या वो कंपनी का भला कर पाएगा, उसका प्रमोशन होगा, अच्छी नौकरी कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो अगर मुझे ढंग से काम करना नहीं आए, ठीक है, मैं सिर्फ अपने मतलब किसी के साथ बात करना नहीं है, किसी के साथ काम करना नहीं है, मुझे सिर्फ अकेले काम करने आता है, तो आगे चल के क्या मैं बड़ी सी स्कूल खोल सकता हूं? अकेले पूरी स्कूल चला लूंगा, पूरा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था अपने दम पर चला लूंगा? नहीं चला सकता ना। पूरा चैनल अपने दम पर चला सकता हूं क्या? नहीं चला सकता हूं। मुझे सहयोग करने के लिए चाहिए, मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, मुझे थंबनेल बनाने के लिए चाहिए, मुझे वीडियोस अपलोड करने के लिए चाहिए, लाइव के लिए पूरा सेटअप चाहिए होता है, टेक्निकल टीम चाहिए, सब रहती है। तो मेरे टीम के साथ मैं काम करता हूं तो बढ़िया चलता है ना। अकेले दम पे मैंने नहीं कर सकता इतना सारा। तो मिलकर करते हैं तो ज्यादा सक्सेस मिलती है, ज्यादा सफलता मिलती है। अकेले करते हैं तो आप ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है वही। तो यह बच्चों को उनके संस्कृति तथा सभ्यता की जानकारी देता है। सामाजिकरण से बच्चे को उनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि समाज में रहोगे तो समाज के तौर तरीके, त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति सब सीखने मिलेगा। तो बच्चों की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों की जानकारी कहां से मिलती है बच्चों को? समाज से मिलती है, सामाजिकरण से मिलती है। तो यही सब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है सामाजिकरण का, ठीक। उसके बाद भाई सामाजिकरण का अर्थ बतलाइए। सामाजिकरण एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज द सोशलाइजेशन? सामाजिकरण को एक्चुअल में इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशलाइजेशन, ठीक है। सामाजिकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन, ठीक है। तो अभी सोशलाइजेशन या सामाजिकरण है क्या, चलिए इसको बात कर लेते हैं। तो बच्चा जब जन्म के समय केवल रक्त, मांस, हड्डी का एक जीवित पुतला मात्र होता है। यानी शरीर है क्या भाई? इसके अंदर बस जान है। अगर किसी को बोलना नहीं है, बड़ों की इज्जत करना नहीं है, उसको कैसे उठना बैठना है, बोलना है, खाना पीना है, कैसे इंसान की तरह रहना, अगर उसे नहीं है तो इंसान भी तो जानवर की तरह ही हो गया ना, ठीक। तो बच्चा जो पैदा होता है बस वो रक्त, मांस, हड्डी का एक जीवित पुतला होता है। उस समय न तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है और न ही कोई समाज विरोधी गुण। वो ना समाज का अपोज करता है ना ही उसका साथ देता है, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती। फिर धीरे धीरे वो समाज और संस्कृति में रहता है तो कैसे जो अपना परिवार होता है, परिवार का साथ दो, परिवार के साथ रहो, परिवार पे भरोसा करो, है ना, परिवार की मदद करो, दूसरों जो हमारे लिए सही नहीं होते, जो अनजान होते, उनसे दूरी बनाए रखो। बच्चा सीखता है ना बचपन में ही, ठीक। तो धीरे धीरे समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है जिस प्रकार का व्यवहार समाज के अन्य सदस्य करते हैं। जैसा परिवार वैसा बच्चा, जैसा समाज, जैसा मोहल्ला वैसा बच्चा, बिल्कुल। तो जैसा समाज होगा वैसा ही बालक होगा। यही समाज का, सामाजिकरण का, समाज का अर्थ है। अब आते हैं अगला, समस्या समाधान विधि, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। अब इस समस्या समाधान विधि क्या है? इस विधि से कैसे सिखाया जाएगा, अधिगम कैसे कर पाएंगे इस विधि से, ये सवाल है। तो बात करते हैं समस्या समाधान विधि की, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। तो बात करें सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि की, तो भाई इस विधि से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल। जैसे मान लो एक समस्या दी गई है, एक मान लो कोई टीवी खराब हो गया या रेडियो खराब हो गया, अब उसको बनाना है। तो अब उसको आप बनाने में भले आपको बहुत समय लग जाए, बड़े आप लगे हैं स्क्रू ड्राइवर लेके, कुछ कुछ नट बोल्ट खोले जा रहे हैं, पेचकस कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप मान ली बन गया आपसे, तो आप तो समझ गए यार इस मेथड से बनती है ये चीज, इस तरीके से रेडियो सुधारा जा सकता है, इस तरीके से एंटीना सुधारा जा सकता है ना, ये समझ में तो आ गया। तो एक ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे चीज को सुधारते हैं। तो किसी समस्या का समाधान करके भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो समस्या समाधान विधि भी ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि है। जब कोई व्यक्ति समूह किसी समस्या को लेकर उसके समाधान प्रक्रिया में सोच विचार करता है तथा उस समस्या के समाधान हेतु उसके मन में जो विचार आते हैं वे अवश्य ही समाधान के पश्चात ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपको कोई गणित का सवाल मिला,
ठीक है। अब किसी से हल नहीं हो रहा, समस्या है, आप उसको हल करने बैठे, आपसे हल हो गया, तो आपने समस्या का समाधान निकाल लिया। यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना, इस विधि मेथड्स के क्वेश्चन बनाने में गणित में आ गया, यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब ऐसे सवाल कभी भी आएंगे, आप उसको बना सकते हो, है ना, बिल्कुल। वो समस्या समाधान के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। ये भी बड़ा अच्छा मेथड है ज्ञान प्राप्त करने का। तो जब किसी व्यक्ति ने किसी समस्या का समाधान करना होता है तो समस्या के बहुत से पहलुओं को सामने रखकर सोच विचार करता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तथा दूसरे व्यक्तियों से भी सजेशन लेता है कि मैं ये स्टेप में फंस रहा हूं, ये स्टेप के बाद क्या करना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट लोग जब इन्वेंशन करते थे, तो जैसे कोई एरोप्लेन बना रहा है उड़ने के लिए, तो एरोप्लेन बनाने में यार एरोप्लेन दूर तक हवा में जा नहीं रहा है, कैसे होगा, तो किसी से थोड़ा सा सजेशन मिल गया, आइडिया मिल गया, यस इस आइडिया को फॉलो करते हैं और बड़ा सा बना लेते हैं, कोई सामान बना लेते हैं, जहाज। तो ऐसे कई आइडियाज के इन्वेंशन दूसरों से हुए हैं, है ना, ठीक। जो विकल्प सबसे सही होता है वह समस्या का समाधान करने के साथ साथ ज्ञान का भी भाग बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो चीज समस्या को हल करती है, जो समस्या का समाधान सॉल्यूशन होता है, वही हमें ज्ञान भी दे देता है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ऐसे ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमें ज्ञान हो गया उस चीज का, है ना। तो यह विधि मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी है। इस विधि से हम किसी भी समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं और इस विधि के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि समस्याओं का पहले से बनाया गया समाधान नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम का पहले से सॉल्यूशन नहीं है। उस सॉल्यूशन को हम ढूंढते हैं जिसके हमें उस पर बहुत भरोसा होता है, उस सवाल के ऊपर, जो समाधान हमने ढूंढा है उसके ऊपर, साथ ही साथ मेहनत लगती है। इससे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निगमन विधि, जिसे हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड। तो यह आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। आगमन विधि और ये डिडक्टिव, आगमन का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड, आगे बात करेंगे उसके बारे में कभी, और निगमन का मतलब होता है भाई डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है, जो आगमन विधि होती है इसमें विशेष से सामान्य की ओर, इसमें क्या होता है कि सामान्य से विशेष की ओर, उदाहरण की ओर चलते हैं। यानी यहां पर पहले सामान्य चीजों को समझाएंगे, फिर विशेष चीज को। आप देखना टीचर कोई टॉपिक पढ़ाते वक्त लास्ट में नोट लिख देता है कि एक बात ध्यान रखना, लेकिन पहले नॉर्मल चीजें बताएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, फिर लास्ट में एकदम बड़ा सा, हाँ सबसे मेन बात ये ध्यान रखना, ये नोट में याद रखना भाई, ये एक्सेप्शन है पढ़ाते वक्त, है ना, ऐसा बताते हैं। तो यही है। और जो इंडक्टिव मेथड आगमन विधि होती है उसमें सबसे खास बात पहले बता दो, उसके बाद छोटी छोटी बातें बताओ। यहाँ क्या होता है, सबसे मेन और सबसे इसमें सबसे लास्ट में बताते हैं मेन बात को, है ना, पहले आसान बातें। इसलिए इसको रूलेग, इस विधि को, निगमन विधि को ना, ये जो निगमन विधि है भाई, इस निगमन विधि को रूलेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूलेग विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नियम का तो पहले से ही पता होता है तथा उस नियम की सत्यता को परखा जाता है, ठीक है। थ्योरम को प्रूफ करना, क्वेश्चन को प्रूफ करना, ऐसा। जैसे गणित का एक नियम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो समकोण होता है ना, मिला लेंगे तो ऐसा। तो ये जो भी मतलब आप जो भी आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ज्यामिति पढ़ी होगी, तो उसमें आप पढ़ते होंगे कि ट्रायंगल का जो 90 डिग्री होता है या एक्यूट एंगल होता है, जो भी आप पढ़ते होंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा आपने, समकोणों के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कैसे होते, तो वो नियम पहले से सिद्ध होते हैं, ठीक है, पहले से होते हैं। इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर दी जा सकती है कि यह कथन सत्य है, उचित है, तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल, यानी तीन आप कोण मिलाओगे, तीनों कोण के एंगल मिलाओगे, तो वो किसी भी त्रिकोण या किसी भी त्रिभुज जो ट्रायंगल होता है ना, उसके आप एंगल्स को मिलाओगे तो पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री या 180 डिग्री ऐसा मिल जाता है। तो भाई उसको ये फिक्स है, आप चाहे जैसा भी ट्रायंगल बना लो, है ना, ऐसा होता है। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित तथा ज्यामिति आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। यानी मेथड पहले से पता है, और इस मेथड से, कौन सा मेथड है भाई? ये निगमन विधि है। इस मेथड से हम कई विषयों का ज्ञान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा उपयोगी होता है इन विषयों में, जैसे ज्यामिति, गणित, विज्ञान, इन विषयों में, ठीक है। तो ये हो गया निगमन विधि के बारे में, डिडक्टिव मेथड के बारे में। अब आ जाते हैं आगमन विधि के बारे में, इंडक्टिव मेथड के बारे में जो मैंने बताया था। अब ये आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड है क्या भाई? इस विधि के अंतर्गत, यानी इस विधि के अंदर, इस विधि के अंतर्गत हम विशेष से सामान्य की ओर तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर, यानी बड़े चीज से, इसमें क्या होता है, हम स्पेशल चीज से नॉर्मल चीज की ओर बढ़ते हैं। यानी पहले से स्पेशल लॉ सबसे पहले बता दो और उसके बाद नॉर्मल रूल्स बताओ, ठीक है। इसमें ऐसा होता है। इस विधि को इगरूल भी कहते हैं, उसमें रूलेग विधि कहते थे, इसको इगरूल विधि भी कहा जाता है। बायुक्त पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम बनाए जाते हैं। इस विधि की सहायता से नियमों मानों का निर्माण किया जाता है। हम उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। यानी आप देखो ना, कई टीचर क्या करते हैं, गणित का सवाल पढ़ाने के लिए पहले एग्जाम्पल्स बनाना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। उन उदाहरण के आधार पर एक नियम बताया जाता है कि देखो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगता है, जैसे कि a² + b² +
इक्वल्स टू प्लस 2ab, है ना। अगर आप देखोगे ये प्लस नहीं होता एक्चुअल में, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ऐसा कुछ, ये कुछ फॉर्मूला, भाई मुझे तो उतना गणित का फॉर्मूला याद ही नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है ना, याद तो है भाई, याद था। हाँ, प्रैक्टिस नहीं है बस, प्रैक्टिस छोड़ गया गणित को हल करने का। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति आप कह सकते हैं कि उस ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले सब याद ही नहीं रहते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, इस तरह से मान लो ये फॉर्मूला दिया पहले से, तो टीचर क्या करता है, पहले उदाहरण बताता है और वहां फॉर्मूला लगाता है, फिर बताता है देखो ये फॉर्मूला लगाने से ऐसा हल निकलता है, ये स्टेप कहां से है, तो ये फॉर्मूला लगा के स्टेप आई, है ना। तो इस तरह से जो है इस विधि के इस्तेमाल से, इस विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। यानी पहले क्या होता है, निगमन विधि में आसान चीजें बताते हैं, फिर भारी चीज की तरफ जाते हैं। पर आगमन विधि में क्या होता है, पहले ही भारी चीज बता देंगे, उसके बाद आसान चीज को बाद में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स को बता देंगे। तो ये हो गया कौन सा विधि भाई, ये हो गया हमारा आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो भाई अब आते हैं अधिगम के अर्थ के ऊपर। एक्चुअल में अधिगम का अर्थ होता क्या है, अधिगम का अर्थ होता है भाई सीखना। अधिगम का मतलब ही क्या है, सीखना। जी हाँ, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखने एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, व्यक्ति अनुभव के द्वारा। जैसे मैं किसी काम को करने गया, मैंने एक मेथड ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरा मेथड ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरा मेथड ट्राई किया नहीं हुआ, चौथे मेथड से हो गया, तो मैंने सीख लिया कि चौथे तरीके से काम बनता है। तो अब मेरे व्यवहार में परिवर्तन है, अब मैं कभी पहला दूसरा तीसरा मेथड नहीं करूंगा, डायरेक्ट चौथे मेथड पर जाऊंगा, अब मेरा व्यवहार बदल गया। तो व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन क्यों होगा, अनुभव के द्वारा। व्यक्ति जब अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो इसे ही सीखना कहते हैं, ठीक है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों के द्वारा होते हैं, अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं, जैसा मैंने बताया, ठीक है। ये परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी, रिलेटिव, परमानेंट होते हैं। हो सकता है परिवर्तन अच्छे की तरफ हो सकता है परिवर्तन खराब की तरफ भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, अर्थात ये परिवर्तन पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होते, कि कभी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने किसी पे भरोसा किया और उसको धोखा मिल गया, तो आगे चल के क्या होगा, वो फिर किसी पे भरोसा नहीं करेगा और धोखा मिलते जाएगा, या फिर उसको और बुरा लगेगा कि सब बुरे ही होते दुनिया में, ठीक है। पर ये क्या हो गया, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई वो सीख गया है कि अगर ऐसा किसी के साथ भरोसा करोगे, अंधविश्वास करोगे भाई, तो वो आपको धोखा देगा ही देगा। तो ना सीख गया है वो, उसको एक अधिगम आ गया है, सीख गया, लर्निंग मिल गई, उसको लेसन मिल गया। फिर लेकिन मान लो कोई आता है व्यक्ति जो उसका अच्छे से रहता है, भरोसा दिलाता है, वादा निभाता है, तो फिर वो व्यक्ति सीख जाएगा नहीं यार अच्छे लोग होते हैं, फिर ऐसे करके भरोसा करना फिर स्टार्ट करता है, फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन। तो एक परिवर्तन सकारात्मक है, नकारात्मक, एक आगे भी गया, एक पीछे भी ले गया जीवन में, ऐसा होता है। तो ये जो अधिगम की प्रक्रिया है, ये जो परिवर्तन होता है व्यवहार में, वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है फ्यूचर की ओर, सकारात्मक की ओर, और खराब भी हो सकता है पास्ट की ओर। ऐसा होता है ना, कई लोग क्या होता है बहुत डिप्रेस में रहते हैं, पुरानी बातों को याद कर करके बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये तो नकारात्मक परिवर्तन हुआ ना, व्यवहार में परिवर्तन किया लेकिन नकारात्मक। और कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर बेड पे पड़े होते हैं, लेकिन कुछ चीजों को याद कर कर उनको अपनी डिसरिस्पेक्ट, उनकी बेइज्जती याद आती, नहीं यार अब तो कुछ जीवन में अच्छा अचीव करना है, और उठ खड़े होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, रोज सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, एग्जाम क्रैक कर देंगे। तो ये भी परिवर्तन है, व्यवहार में दोनों परिवर्तन है ना, सुसाइड करने वाला भी और सक्सेस हासिल करने वाला भी, पर एक सकारात्मक परिवर्तन, एक नकारात्मक परिवर्तन, ठीक है। और जो भी परिवर्तन होंगे वे व्यवहार से ही होंगे, ठीक है। तो अस्थायी भी हो सकता है, कुछ क्षणिक भी हो सकता है। प्राणी के व्यवहार में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, अधिगम, लर्निंग कहते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया आपके सामने अधिगम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये था भाई यूनिट 3 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम भाई अपना क्रैश कोर्स चला रहे हैं, हमारा डीएलएड का, हरियाणा डीएलएड का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, डीएलएड का पूरा एग्जाम क्रैक करने का। जी हाँ, इस एग्जाम को 100% क्रैक किया जा सकता है इस कोर्स के माध्यम से। 100% एग्जाम क्रैक हो जाएगी इस कोर्स के माध्यम से। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स परचेस कर लीजिए। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, और आपके डेढ़ की तैयारी का परेशानी भूल जाइए, 100% तैयारी A to Z वहीं से हो जाएगी। 100% आप परीक्षा पास कर जाएंगे बहुत अच्छे परसेंटेज से, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना, अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड उन तक शेयर करना। ऑलरेडी बैच चालू है, जो पहले से चीजें हो चुकी हैं, क्लासेस, लेक्चर, ये सब उपलब्ध है ऑफलाइन, उसको आप फिर से देख पाओगे बैच में, फिर से ऐसा नहीं कि छूट गया आपको, पूरा 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।